हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो 3 डिवीजन्स आते हैं, जिसमें पहले की अगर बात करें तो बेंगलोर, सेकेंड हुबली, थर्ड मैसूर, इन 3 डिवीजनों के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में 17 मार्च 2026 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। यह पेपर 25% प्रमोशनल कोटा के अंतर्गत कराए गए थे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय यहाँ पर अलॉट किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी पर वीक फॉर कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट एज पर HOER। HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स को क्लासिफाई करता है। जो भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत होते हैं, इनको अलग अलग इनके वर्क के बेसिस पर इनको अलग अलग इनके क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अगर HOER का, तो इसके अनुसार मेनली 4 क्लासेस में कर्मचारी को क्लासीफाई किए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर तो पहले नंबर पर यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास में आते हैं, जिसके अंतर्गत लोको पायलट्स, स्टेशन मैनेजर्स, ट्रेन मैनेजर्स, ट्रेन टिकट एग्जामिनर्स जैसे जो यहाँ पर आते हैं पोस्ट, इनको इंक्लूड किए गए हैं। सेकेंड की अगर बात करें तो इंटेंसिव क्लासेस को यहाँ पर रखे गए हैं, जिसका जो वर्क लोड जो होता है वो काफ़ी हेक्टिक होते हैं। इसके अंतर्गत सेक्शनल कंट्रोलर वगैरह को यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। थर्ड की अगर बात करें यहाँ पर तो इसेंशियली इंटरमीडिएट यहाँ पर होते हैं, जिसकी अगर बात करें तो इसमें वेटिंग रूम बियरर्स, बंगला पियंस, गेटमैन्स, केयर टेकर जैसे जो यहाँ पर पोस्ट होते हैं उसको यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। फोर्थ की अगर बात करें, जो ऊपर के जो 3 क्लासेस हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर एक्सक्लूडेड क्लासेस यहाँ पर रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत सुपरवाइजरी स्टाफ्स, स्टेनोज, कॉन्फिडेंशियल स्टाफ जैसे जो पोस्ट हैं, इनको यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 क्लासेस एज पर HOER के अनुसार यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वह स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी पर वीक फॉर कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट्स के लिए यहाँ पर पूछे गए थे। जो फर्स्ट क्लासेस जो हैं उसके लिए पूछे गए थे, जिसमें लोको पायलट, स्टेशन मैनेजर्स जैसे जो पोस्ट होते हैं इनको शामिल किया जाता है। पूछे गए हैं स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी पर वीक फॉर कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर 48 आवर्स पर वीक यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर स्टैट्यूटरी लिमिट्स जो होता है वह यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट्स यहाँ पर 54 आवर्स पर वीक का रखा गया है, जिसमें 6 आवर्स पर वीक जो है वह प्रिपरेटरी और कम्प्लीमेंट्री वर्क को शामिल करते हुए जो मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट जो है कंटिन्यूअस स्टाफ्स के लिए वह 54 आवर्स पर वीक निर्धारित किए गए हैं। स्टैंडर्ड के केस में यह 48 आवर्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 48 आवर्स पर वीक। इसके अलावा भी यहाँ पर पूछे जाते हैं जो इंटेंसिव कैटेगरी के लिए जो होते हैं, तो इंटेंसिव केस में यहाँ पर बात करें तो इस केस में यहाँ पर 42 आवर्स पर वीक स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स पर वीक फॉर इंटेंसिव कैटेगरी के लिए होते हैं। वहीं यहाँ पर बात करें स्टैट्यूटरी लिमिट्स का, तो इस केस में यहाँ पर 3 आवर्स को यहाँ पर प्रिपरेटरी और कम्प्लीमेंट्री के रूप में इंक्लूड किए गए हैं। जो मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो 45 आवर्स का यहाँ पर वीक्स यहाँ पर होते हैं इंटेंसिव कैटेगरी के स्टाफ्स के लिए। तो इस प्रकार आप जितने भी जो यहाँ पर बताया जा रहे हैं इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट स्टील ग्रेड इज यूज्ड फॉर LHB साइड वाल्व्स, इंड वाल्व्स एंड रूफ स्ट्रक्चर्स एज पर द मैनुअल्स। जो LHB मेंटेनेंस मैनुअल को जो लाया गया है, इसके अनुसार LHB कोच के जो साइड वाल्व्स, इंड वाल्व्स एवं रूफ स्ट्रक्चर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो स्टील के जो ग्रेड यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वह इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो इसमें हाई एलॉय स्टील जो होते हैं, जिसमें फेरेटिक स्टील SS409M जो होते हैं, जिसको हम यहाँ पर X2 क्रोमियम निकेल 12 को यहाँ पर
एज अ मटेरियल ग्रेड स्टील ग्रेड के तौर पर यहाँ पर यूज किए जाते हैं एलएचबी साइड वाल्व्स, इंड वाल्व्स एवं रूफ स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर बनाने के तौर पर। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा वो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अगर रूफ सीट का, थोरोफ्लोर्स का, इस केस में जो स्टील ग्रेड यूज किए जाते हैं वह यहाँ पर X2 यानी हाई एलॉय स्टील्स का प्रयोग किए जाते हैं। क्रोमियम और निकेल 10 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑस्टेनेटिक स्टील SS304 यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अंडर फ्रेम्स के लिए भी जो मटेरियल पूछे जाते हैं, अंडर फ्रेम्स के लिए इस केस में यहाँ पर IRSM 41 जिसे कॉटन स्टील के तौर पर जाना जाता है। तो इस प्रकार आप मटेरियल जो अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं उसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ग्लास वूल हीट इंसुलेशंस ऑन LHB रूफ साइड वाल एंड इंड वाल्व्स। LHB के रूफ साइड वाल एवं इंड वाल्व्स के ऊपर जो ग्लास वूल हीट इंसुलेशंस का जो प्रयोग किए जाते हैं इनका थिकनेस पूछा गया, कितने mm का यहाँ पर थिकनेस होते हैं। तो यहाँ पर बात करिए अगर रूफ्स के केस में पूछा गया, इंड वाल एवं साइड वाले केस में, तो इस केस में जो यहाँ पर ग्लास वूल हीट इंसुलेशंस के जो थिकनेस होते हैं वह यहाँ पर 60 mm के यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो ग्लास वूल इंसुलेशन जो फ्लोरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, फ्लोरिंग के लिए वो यहाँ पर 30 mm का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों केसों में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, रिजनोफ्लेक्स इंसुलेशन मैट इज अप्लाइड फॉर हीट इंसुलेशन इन विच LHB एरिया। LHB के कौन से एरिया के अंतर्गत हीट इंसुलेशंस के लिए यहाँ पर रिजनोफ्लेक्स इंसुलेशन मैट का प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर बात करें रिजनोफ्लेक्स इंसुलेशंस मैट का, जिसे हीट इंसुलेशन के लिए LHB के जो फ्लोर, साइड वाल, लोअर एरिया और इंड वाल्स के जो एरिया होते हैं वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है ए में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, नॉइज लेवल इनसाइड LHB कोच इज लिमिटेड टू ड्यू टू डीकपलिंग एलिमेंट्स एंड इलास्टोमेरिक कंपोनेंट्स डैश। यहाँ पर पूछा गया है कि जो LHB कोच के अंतर्गत जो इनसाइड जो यहाँ पर साउंड का जो नॉइज का लेवल जो यहाँ पर लिमिटेड किया जाता है डीकपलिंग एलिमेंट्स एवं इलास्टोमेरिक कंपोनेंट्स के कारण, वह कितने डेसिमल तक यहाँ पर लिमिटेड किए जाते हैं। तो यह 60 डेसिबल जो होता है यहाँ तक लिमिट किए जाते हैं इनसाइड LHB कोच के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होंगे वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, साइड वाल्व थिकनेस रिडक्शन इन LHB कंपेयर टू ICF फॉर बेटर स्पेस इज डैश। जो ICF कोच होते थे उनके कंपेयर में LHB कोच के अंतर्गत जो साइड वाल का जो ओवरऑल थिकनेस है उनमें यहाँ पर थिकनेस में रिडक्शन किया गया है, गिरावट किए गए हैं, ताकि जो बेटर स्पेस यहाँ पर लाया जा सके। वो कितने से यहाँ पर गिरावट किए गए हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह पहले 90 mm से रिड्यूस करके यह 60 mm पर यहाँ पर लाया गया है ओवरऑल। इस प्रकार का जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसमें अगर बात करें कि जो साइड वाल के तौर पर जो थिकनेस सीट का जो प्रयोग किया जाता है, साइड वाल सीट थिकनेस की अगर बात करें तो 2 mm का यहाँ पर साइड वाल सीट का थिकनेस होते हैं। इनको मैन्युफैक्चर किए जाते हैं TIG जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के जो होते हैं इनके मदद से यहाँ पर इस प्रकार के सीट को यहाँ पर बनाए जाते हैं, एक साथ जोड़े जाते हैं, ताकि जो यहाँ पर इनपुट जो निकल कर आए वो काफ़ी लो हीट इनपुट्स हो, लेस डिस्ट्रक्शंस हो और नेगेटिव श्रिंकेज की जो समस्या हो यहाँ पर नेगेटिव किया जा सके। तो ये सारे कुछ पर्पस होते हैं जिसको यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। TIG वेल्डिंग वगैरह का प्रयोग करके यहाँ पर इस प्रकार का साइड वाल थिकनेस यहाँ पर लिए जाते हैं, जो 90 mm से रिड्यूस करके 60 mm पर कर दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, गैप बिटवीन LHB कोच इंडवाल्व्स टू रिड्यूस वाइंड रेसिस्टेंस इज डैश। जो LHB कोच के जो इंडवाल्व के बीच जो गैप्स होते हैं उनको रिड्यूस किया गया है, बाइंड रेसिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए जो यहाँ पर गैप जो है वो कितने mm के होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो बाइंड गैप रेसिस्टेंट जो होते हैं और हम टर्बुलेंस वगैरह को जो यहाँ पर कम किए जाते हैं वो यहाँ पर LHB कोच के इंडवाल्व्स के बीच जो गैप्स होते हैं इसके मदद से किए जाते हैं और यह गैप 300 mm का यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द कोडल लाइफ फॉर फुल स्टेनलेस स्टील LHB बॉडी कोच रेलवे बोर्ड लेटर डेटेड 25 मई 2006। जो रेलवे बोर्ड का लेटर का डेटेड मेंशन किया गया है इसके अनुसार कोई LHB कोच जो फुल्ली स्टेनलेस स्टील्स के साथ है वो उनका कोडल लाइफ कितने होंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे लेटर जो कि RBE 25/2006 के अनुसार अगर यहाँ पर डेटेड की अगर बात करें तो इसके अनुसार फुल्ली स्टेनलेस स्टील बॉडी जो LHB कोच का इसके लिए कोडल लाइफ 30 ईयर्स का बताया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट पीरियोडिसिटी फॉर LHB बोगी और अंडर फ्रेम्स इज डैश। जो यहाँ पर सॉफ्ट शेड्यूल 1 जो LHB कोच के बोगी और अंडर फ्रेम्स के लिए किए जाते हैं वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं, तो यह 18 मंथ्स या 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस यहाँ पर किए जाते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, सॉफ्ट शेड्यूल 2 पीरियोडिसिटी। सॉफ्ट शेड्यूल 2 की आवधिकता के बारे में पूछा गया है जो कि यहाँ पर 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार का बात करें सॉफ्ट शेड्यूल 3 का तो यह यहाँ पर 6 ईयर के इंटरवल्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बिफोर लिफ्टिंग LHB कोच बॉडी बीच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिसएंगेज्ड एमॉन्ग अदर्स। यहाँ ऑप्शन दिए गए निम्नलिखित में से कौन से जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर बिफोर लिफ्टिंग LHB कोच बॉडी के लिफ्ट करने से पहले यहाँ पर डिसएंगेज करने होते हैं एमॉन्ग अदर्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो कोच बॉडी एवं बोगी के बीच जो मेन कनेक्शन की अगर बात करें यहाँ पर तो एक ईओ डैम्पर्स यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो सेकेंडरी लैटरल डैम्पर जो होते हैं वो उनका कनेक्शन यहाँ पर होते हैं। तो बिफोर लिफ्टिंग LHB कोच बॉडी ईओ डैम्पर्स एंड सेकेंडरी लैटरल डैम्पर्स मस्ट बी डिसएंगेज्ड फॉर सेफ ऑपरेशनल प्रोटोकॉल प्रायर टू क्रेन लिफ्टिंग। यहाँ पर इसको कंसीडर करना है कि ये एक प्रकार का सेफ्टी प्रोटोकॉल के तौर पर यहाँ पर लिए जाते हैं बिफोर लिफ्टिंग LHB कोच बॉडी। तो यहाँ पर ईओ डैम्पर्स एंड सेकेंडरी लैटरल डैम्पर्स यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछेगा, कैपेसिटी ऑफ सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग जैक्स फॉर LHB कोच बॉडी इज डैश। LHB कोच बॉडी के लिए जो सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग जैक का जो कैपेसिटी होता है वो कितने टन का होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग जैक्स के कैपेसिटी का तो यह यहाँ पर 15 टन का होते हैं। और इसकी अगर बात करें यहाँ पर तो इनको एक सेट जो होता है 4 सेट्स इनके तौर पर यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो जैक्स होते हैं सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग जैक्स या कोच बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल और लिफ्ट करने के दौरान काफ़ी स्मूथली वो लिफ्ट करते हैं बिना किसी जर्क के साथ। और इनको ऑपरेट करना भी यहाँ पर एक किसी कंट्रोल स्विच के माध्यम से यहाँ पर इन चारों सेट्स के जो सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग जैक्स होते हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 4 के नंबर्स में एक सेट्स में होते हैं और इनका कैपेसिटी की बात करें तो प्रत्येक का 15 टन के केस में यहाँ पर इस यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, थ्रेशोल्ड फॉर अंडर फ्रेम मेंबर रिपेयर रिप्लेसमेंट ड्यू टू कोरोजन इज डैश। यहाँ पर बोला गया है कि जो अंडर फ्रेम मेंबर्स रिपेयर
और रिप्लेसमेंट कोरोजन के कारण जो किए जाते हैं, इनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किए गए हैं कि न्यू थिकनेस जब होगा उसके बिहाफ में कितने कोरोजन्स के कारण यहाँ पर रिपेयर करने या रिप्लेसमेंट के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किए जाते हैं वो कितने होते हैं। तो न्यू थिकनेस के रिस्पेक्ट में अगर इनका लॉसेस 20% या इससे ज़्यादा अगर होता है तो उस केस में अंडर फ्रेम मेंबर्स को रिपेयर या रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, वल्नरेबल कोरोजन स्पॉट ऑन एलएचबी सोल बार टॉप फ्लेंज आर। एलएचबी सोल बार टॉप फ्लेंज पर जो वल्नरेबल कोरोजन स्पॉट्स होते हैं वो अंडर लेबोरेटरी मॉड्यूल्स होते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, प्री हीट टेम्परेचर फॉर बिल्डिंग सोल बार क्रैक्स नियर योर डैम्पर ब्रैकेट इज डैश। यहाँ पर बोला गया प्रश्न के अंतर्गत कि जो सोल बार क्रैक्स जो होते हैं नियर डैम्पर योर डैम्पर ब्रैकेट के नज़दीक में, इनको बिल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इनका टेम्परेचर्स कितने होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जब भी यहाँ पर हम बात करें अगर प्री हीट्स का, तो प्री हीटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्डिंग करने से पहले जो प्री हीट किए जाते हैं ताकि जो इनके कूलिंग रेट्स जो है या क्रैकिंग का जो संभावना है इनको यहाँ पर घटाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, इस पर्पज़ को देखते हुए बिफोर बिल्डिंग प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। अगर बात करें यहाँ पर नियर योर डैम्पर ब्रैकेट्स की सोल बार क्रैक्स की अगर बात करें बिल्डिंग के लिए जो प्री हीट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर 150 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर होता है। यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात करें अगर तो जो प्री हीट किए जाते हैं नियर योर डैम्पर ब्रैकेट के या यहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के माध्यम से किए जाते हैं। टेम्परेचर जो होते हैं अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस होते हैं और यह इंश्योर करता है कि जो थर्मल चार्ट्स की मदद से यह इंश्योर टेम्परेचर को इंश्योर किए जाते हैं ताकि यह अप्रॉक्स 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहे। अगर बात करें तो प्री हीटिंग के बाद जो यहाँ पर एरिया जहाँ पे हमें बिल्ड किए जाने हैं उसको थॉरली पूर्वक यहाँ पर क्लीन किए जाते हैं बार्स या ब्रश के माध्यम से, ताकि जो किसी प्रकार का जो ऑक्साइड या कार्बन ब्लॉक्स जो होंगे मौजूद उसको यहाँ पर हटाया जा सके। ये हिट जो यहाँ पर प्री हीटिंग्स के बाद यहाँ पर इस प्रकार के प्रोसेस को यहाँ पर एडॉप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, रूट रन इलेक्ट्रोड डायमीटर फॉर सोल बार क्रैक रिपेयर इज डैश। यहाँ पर जो प्रश्न जो पूछे गए हैं सोल बार क्रैक्स रिपेयर के लिए जो रूट रन इलेक्ट्रोड डायमीटर जो होते हैं वो कितना इनका डायमीटर होता है वो पूछा गया है। तो अगर बात करें किसी भी इलेक्ट्रोड की अगर कोर साइज डायमीटर्स को ही यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोड डायमीटर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। इसमें अगर बात करें तो रूट रन इलेक्ट्रोड डायमीटर फॉर सोल बार क्रैक्स रिपेयर की अगर बात करें तो 3.1 mm के यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाया का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो जो रूट रन जो यहाँ पर 3.15 mm वाले डायमीटर्स के जो इलेक्ट्रोड के साथ किए जाते हैं, इससे जो करंट जो जनरेट होते हैं वो काफ़ी हाई जनरेट होते हैं, जिससे प्रॉपर पेनिट्रेशन जो बिल्डिंग के दौरान होता है वो प्रॉपर रूप से यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बिल्डिंग करंट की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रोड डाया यानी साइज के बिहाफ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डाया को साइज को बढ़ाया जाता है तो इसी प्रकार बिल्डिंग करंट्स भी यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, एलएचबी टियर सीबीसी हाइट मैक्सिमम मिनिमम फ्रॉम रेल लेवल्स फॉर प्रोडक्शन यूनिट डैश। प्रोडक्शन यूनिट्स और वर्कशॉप के लिए जो सीबीसी हाइट टियर कंडीशंस में मैक्सिमम एवं मिनिमम्स की अगर बात करें तो कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए। तो प्रोडक्शन यूनिट्स की अगर बात करें तो उस केस में ध्यान रखें प्रश्न जो है वो ऑलवेज टियर कंडीशन में पूछा गया है, खाली अवस्था में दोनों कंडीशन में, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन में। तो मैक्सिमम की अगर बात करें यहाँ पर तो 1105 mm यहाँ पर होती है और मिनिमम की अगर बात करें यहाँ पर तो 1095 mm यहाँ पर होते हैं, या यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए होते हैं। वहीं अगर बात करें वर्कशॉप के लिए अगर बात करें तो टियर कंडीशन में मैक्सिमम की अगर बात करें तो 1105 mm और मिनिमम जो होता है वो 1090 mm यहाँ पर होते हैं। प्रश्न में प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए पूछा गया था तो सिंपली 1105 mm एवं 1095 mm यहाँ पर होगा।
इस प्रकार के ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर डिपो 1 शेड्यूल्स की पीरियोडिसिटी पूछा गया है। तो डिपो 1 की पीरियोडिसिटी की अगर बात करें तो आफ्टर एवरी ट्रिप्स और वीकली बेसिस पर यहाँ पर कराए जाते हैं। इस प्रकार के जो ऑप्शन है ए में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डिपो 2 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यह 30 ±3 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। डिपो 3 शेड्यूल की अगर बात करें तो 180 ±15 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिए गए हैं, सी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द रोलिंग स्पीड फॉर इन रूट एग्जामिनेशंस। इन रूट एग्जामिनेशंस के लिए जो रोलिंग स्पीड जो निर्धारित किए गए हैं वह लेस देन और इक्वल टू 30 kmph के इक्वल यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड विथ विच इंस्ट्रूमेंट्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से यहाँ पर एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं। तो यह नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर्स के टेम्परेचर थर्मामीटर जो होते हैं इसका प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पर यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं व्हाट इज द आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन फॉर लिक्विड क्लीनिंग ऑफ एक्सटीरियर कोचेज। एक्सटीरियर कोचेज के लिक्विड क्लीनिंग के लिए जो आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन जो दिए गए हैं वो कौन सा दिए गए हैं वह इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। इसमें अगर बात करें आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन का तो इसमें MNC/PCN/101/2020 या इसके बाद जो लेटेस्ट यहाँ पर है तो इस आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर लिक्विड क्लीनिंग के लिए जो एक्सटीरियर कोचेज के लिक्विड क्लीनिंग के लिए जो यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं वो यह आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर बात करें तो जिस रेलवे का है उस रेलवे के सीएमई के माध्यम से जो यहाँ पर अप्रूव्ड क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं इनका प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं फॉर एक्सटीरियर कोचेज क्लीनिंग लिक्विड क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होंगे वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं एलएचबी टॉयलेट शुड बी क्लीनेड विथ विच मेथड्स। एलएचबी टॉयलेट्स को जो साफ किया जाना चाहिए वो किस मेथड के साथ किए जाना चाहिए वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह हाई प्रेशर वाटर जेट्स प्लस नायलॉन ब्रश के साथ यहाँ पर साफ किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आफ्टर टॉयलेट क्लीनिंग व्हाट शुड बी अप्लाइड्स। जो क्लोचिज वगैरह के अंतर्गत जो टॉयलेट क्लीनिंग के बाद जो यहाँ पर अप्लाइड किए जाने वाले जो होते हैं तो वो यहाँ पर डिओडोरेंट स्प्रे जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है ताकि जो बैड ऑडियो जो है गंध वगैरह उसको यहाँ पर रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वैक्यूम क्लीनर इन एलएचबी एसी कोचेज यूज्ड फॉर विच एरिया। एलएचबी एसी कोचेज में जो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है वो कौन से एरिया के लिए किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके एरिया की अगर बात करें तो फ्लोर अंडरबर्थ क्रेविस वगैरह जो यहाँ पर एरिया होते हैं इनके अंतर्गत जो डस्ट वगैरह जो होते हैं उनको यहाँ पर रिमूव करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार के वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग यहाँ पर एलएचबी एसी कोचेज के अंतर्गत किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं एफआरपी विंडो फ्रेम्स एंड लॉर्ड्स शुड बी क्लीनेड विथ। एफआरपी यानी अगर बात करें फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार के विंडो फ्रेम्स के और लोअर शुड को जो यहाँ पर क्लीन किए जाने चाहिए किसके मदद से। तो इसमें अगर बात करें तो रिकमेंडेड जो यहाँ पर होते हैं सॉल्यूशन और नायलॉन ब्रश वगैरह की मदद से यहाँ पर इसको क्लीन किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं व्हाट इज द कारपेट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी इन एलएचबी कंपार्टमेंट्स।
एलएचबी कंपार्टमेंट के अंतर्गत जो कारपेट क्लीनिंग के जो आवधिकता होता है कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो कारपेट क्लीनिंग की अगर बात करें यहाँ पर तो मंथली थोरो किए जाते हैं, साथ ही साथ ड्राई क्लीन एवरी 3 to 4 मंथ्स पर यहाँ पर किए जाते हैं। दोनों को यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं फॉर क्लीनिंग कारपेट इन एलएचबी कंपार्टमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेस्ट डिपोट फॉर कोचेज। कोचेज के लिए बेस्ट डिपो के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बेस्ट डिपो के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोचेज के लिए होते हैं वह प्राइमरी मेंटेनेंस एवं सेकेंडरी एज प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पर होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डीआरएस रिपोर्ट आर ज्वाइंटली प्रिपेयर बाई होम। ज्वाइंटली रिपोर्ट्स जो डीआरएस जो रिपोर्ट्स होते हैं वो ज्वाइंटली प्रिपेयर किए जाते हैं किसके माध्यम से। डीआरएस जो होते हैं वो डिफिशियंसी ऑफ रोलिंग स्टॉक को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका जब डीआरएस रिपोर्ट जब ज्वाइंटली जब कोई कोचेज यहाँ पर आते हैं पिट लाइन के ऊपर तो इसमें एग्जामिनेशंस के फर्दर यहाँ पर ज्वाइंट रिपोर्ट किए जाते हैं जिसमें CNW इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं RPF के तीनों को यहाँ पर ज्वाइंटली यहाँ पर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अप्रोक्सीमेट POS साइकिल टाइम फॉर AC LHB कोचेज डायरेक्ट एक्टिविटी। यहाँ पर ध्यान रखें डायरेक्ट एक्टिविटी के लिए पूछा गया है अप्रोक्सीमेट POS साइकिल टाइम फॉर AC LHB कोचेज। AC LHB कोचेज के लिए डायरेक्ट एक्टिविटी के लिए यहाँ पर POS साइकिल पूछे गए जो कि यहाँ पर 21 डेज का यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो है बी में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, टोटल POH ड्यूरेशन फॉर नॉन AC LHB कोच इज। नॉन AC LHB कोच के लिए टोटल POH का जो ड्यूरेशन जो होनी चाहिए पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के ड्यूरेशन वो यहाँ पर 16 डेज का यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, प्री लिफ्टिंग स्टेपिंग इन AC LHB कोच एक्टिविटी ए इंक्लूड्स। AC LHB POH प्री लिफ्टिंग स्टेपिंग के अंतर्गत क्या इंक्लूड होते हैं। इसमें पार्टीशंस, सीलिंग्स, डोर्स एवं बैटरीज को यहाँ पर एक्टिविटी ए के तौर पर यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, क्रोजन अटेंशन इन नॉन AC POH रिक्वायर्स। नॉन AC POH में जो क्रोजन अटेंशन के लिए जो यहाँ पर टाइम फ्रेम दिए जाते हैं वो यहाँ पर 3 डेज का यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, बोगी ग्रिट ब्लास्टिंग वाटर जेट क्लीनिंग इज डन पैरेलल टू विच एक्टिविटी। यहाँ पर दो प्रकार की एक्टिविटी दिए गए हैं जिसमें बोगी ग्लिट ब्लास्टिंग्स और वाटर जेट क्लीनिंग जो किए जाते हैं वो पैरेलल टू किस एक्टिविटी के साथ साथ किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह क्रोजन अटेंशन के साथ साथ यहाँ पर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेक टेस्टिंग बिफोर डिस्पैच इज कैरिड आउट एट। जो रेक टेस्टिंग किए जाते हैं बिफोर डिस्पैच वो पिट लाइन के ऊपर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फायर एक्सटिंग्विशर्स चेकिंग फ्रीक्वेंसी ऑन ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स। ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स का जो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स चेकिंग फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वह यहाँ पर एवरी 3 मंथ्स के यहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ अ बॉर्न बिल प्रोफाइल WWP इज डैश mm। बॉर्न बिल प्रोफाइल्स के लिए जो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस का जो यहाँ पर लिमिटेशन होता है वह यहाँ पर 29.4 mm का यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हील बेस ऑफ कैसना बोगी इज डैश mm।
कैसना बोगी का यहाँ पर व्हील बेस पूछे गए कितने mm के होते हैं। तो सबसे पहले व्हील बेस जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो व्हील बेस जो टर्म्स जो लिए गए हैं वो किसी कोचेज के किसी पार्टिकुलर बोगी के अंतर्गत जो दो एक्सल्स होते हैं, दो एक्सल्स के सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसे व्हील बेस के तौर पर जाना जाता है। ये अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। प्रश्न में कैसना बोगी के लिए पूछा गया था, जिसमें इस केस में यहाँ पर 2000 mm यहाँ पर व्हील बेस कैसना बोगी के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर ICF की अगर बात करें 2896 mm होते हैं। वंदे भारत की अगर बात करें तो 2700 होती हैं। इसके अलावा फिएट बोगी की अगर बात करें तो इस केस में यहाँ पर 2560 mm यहाँ पर होते हैं व्हील बेस के तौर पर। इसके अलावा BBZC भी 4 व्हीलर ब्रेक वांस होते हैं, तो इस केस में भी यहाँ पर व्हील बेस की अगर बात करें तो 5400 mm यहाँ पर व्हील बेस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, मिनिमम बफर हाइट ऑफ अ गुड्स वैगन इज डैश mm। मिनिमम बफर हाइट्स गुड्स वैगन का पूछा गया है, जो कि 1030 mm होते हैं मिनिमम बफर हाइट्स। वहीं मैक्सिमम की अगर बात करें तो यह 1105 mm यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो 1030 mm, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, बॉक्सन HL फीड पाइप प्रेशर इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉक्सन HL का जो फीड पाइप का प्रेशर पूछा गया वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पर उपलब्ध है करंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी इज मेड ऑफ। कैसना बोगी के जो सेंटर पिवेट है वो किसके बने होते हैं, तो वो यहाँ पर कास्ट स्टील के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस ऑफ बोथ कैसना बोगी ऑफ अ वैगन इज डैश mm। एक ही वैगन के दो कैसना बोगियों के बीच व्हील डायर डिफरेंस का परमिसिबल लिमिट कितने mm होते हैं, वह इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। यहाँ पर हम कैसना बोगी के बिहार पर अगर देखें तो सेम एक्सेल पर 0.5 mm, सेम बोगी में 13 mm और सेम वैगन्स के दोनों बोगियों के बीच व्हील डायर डिफरेंस जो होते हैं वो 25 mm तक यहाँ पर अलाउ किए जाते हैं। प्रश्न में भी इसी प्रकार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका 25 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें अगर 6 ब्लेड की बिहार पर अगर बात करें, 6 व्हीलेड ट्रॉली औलिक यूनिट्स की यहाँ पर देखिए अगर, जिसमें BF80 वैगन्स आते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एक्सल जो होते हैं 3 नंबर्स में प्रत्येक बोगी में होती हैं। इस केस में यहाँ पर 0.5 mm सेम एक्सल्स पर, सेम बोगी में 6 mm एवं सेम वैगन के अंतर्गत भी 6 mm का यहाँ पर व्हील डायर डिफरेंस अलाउ होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर 4 व्हीलेड यूनिट्स का अगर बात करें, 4 व्हीलेड यूनिट्स का, जिसमें BBZC ब्रेक वाहन का प्रयोग किए जाते हैं। इस केस में यहाँ पर व्हील डायर डिफरेंस की अगर बात करें तो सेम एक्सल पर 0.5 mm, चूँकि बोगी नहीं होती है तो बोगी केस में यहाँ पर डिफरेंस नहीं होती है, और सेम BBZC ब्रेक वाहन के अंतर्गत यहाँ पर 25 mm का व्हील डायर डिफरेंस यहाँ पर अलाउ किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर BLC वैगन की अगर बात करें तो इसमें LCCF 20C बोगी जो है, इस केस में यहाँ पर सेम एक्सल पर 0.5 mm, सेम बोगी पर 5 mm और सेम वैगन के ऊपर यहाँ पर 30 mm के व्हील डायर डिफरेंस यहाँ पर परमिसिबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, राइडिंग इंडेक्स ऑफ एन LHB कोच इज। एक LHB कोच के राइडिंग इंडेक्स का मान कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो LHB कोचेज के राइडिंग इंडेक्स जो होते हैं वो 2.5 से लेकर 2.75 के रेंज में यहाँ पर होते हैं। जो राइडिंग इंडेक्स जो होते हैं वो राइडिंग कंफर्ट्स को मेजर करते हैं। इनका जो नंबर्स जहाँ पर लोअर होगा वह बेटर और स्टेडियर राइड को यहाँ पर इंडिकेट करेगा। यहाँ पर हम बात करिए अगर ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें ICF केस में अगर देखें तो 3.25 से लेकर
3.5 तक का राइडिंग इंडेक्स यहाँ पर होते हैं। वंदे भारत की अगर बात करें तो 3.26 टेस्टेड स्पीड ऑफ 180 kmph 180 kmph पर जो टेस्टेड जो राइडिंग इंडेक्स थे वंदे भारत का वो 3.26 यहाँ पर थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट यूज्ड इन ICF ट्रॉली। जो निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट्स ICF ट्रॉली के अंतर्गत प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें डैशबोर्ड्स का प्रयोग किए जाते हैं, साइड मिरर्स भी होते हैं और वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर्स जो बोलस्टर स्प्रिंग के बीच में यहाँ पर लगे होते हैं इस प्रकार सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें ड्रैग लिंक्स कोई भी यहाँ पर कंपोनेंट्स नहीं होते हैं विद इन ICF ट्रॉली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ बॉर्न आउट बियॉन्ड्स। एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को चेंज किया जाना चाहिए अगर वह इनका जो घिसाव का जो लिमिटेशन है वह 10 mm से बियॉन्ड अगर चला जाता है तो उस केस में यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक को चेंज किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का तो उस केस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.7 यहाँ पर होते हैं और इसका प्रयोग अंडर फ्रेम्स वाले कन्वेंशनल टाइप वैगन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर के टाइप ब्रेक ब्लॉक का तो ये यहाँ पर 0.25 फ्रिक्शन कोफिशिएंट होते हैं और बॉन्ड डाउन का बियॉन्ड का जो लिमिट होता है वो 12 mm यहाँ पर होते हैं और इस प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग BMBS और BMBC जैसे बोगियों में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं टियर बेट ऑफ अ GS कोच इज डैश। GS कोच जो स्लीपर कोच जो होते हैं जनरल स्लीपर कोच इसका टियर बेट पूछा गया है कितना होता है यहाँ पर। तो टियर बेट ऑफ GS कोच की अगर बात करें तो 36.99 टन यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर नॉर्मल पे लोड का नॉर्मल पे लोड की अगर बात करें GS कोचेस का तो 5.85 टन यहाँ पर होते हैं। टोटल पे लोड की अगर बात करें यहाँ पर तो यह बढ़कर 11.70 टन यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं इन एन ICF कोचेज ड्रॉ बार्स एंड हेड स्टॉक द मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन इज डैश mm। ICF कोच के अंतर्गत ड्रॉ बार एवं हेड स्टॉक का जो मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन होते हैं वह कितने होते हैं तो यह 92 mm यहाँ पर मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शंस ड्रॉ बार एवं हेड स्टॉक के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोचेज। ICF कोचेज में ड्राफ्ट पैड का जो कंडमिंग थिकनेस होता है वो यहाँ पर 30 mm यहाँ पर होते हैं। कंडमिंग थिकनेस की अगर बात करें तो यह 30 mm और न्यू थिकनेस की अगर बात करें तो यह 32 mm यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए में दिए गया 30 mm कंडमिंग थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन ICF कोचेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाई स्पीड ICF कोच कंडमिंग फ्लैंज थिकनेस बिलो इज डैश mm। हाई स्पीड जो ICF कोचेज का जो कंडमिंग फ्लैंज थिकनेस जो रखा गया है वह 22 mm एंड बिलो होने पर इसको सर्विस से कंडम कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ अ कोच इज। कोचेज की एक जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर के जो लिमिटेशन होते हैं वो 200 लीटर का यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं वैगन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 100 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर यहाँ पर एयर टैंक्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप अटैच टू PEAV। PEAV यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व से अटैच्ड
ब्रांच पाइप का जो डायमीटर होता है वो इनका पाइप का डायमीटर कितने mm होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह 20 mm का डायमीटर ब्रांच पाइप का यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पूछे गए हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज डैश mm। चार्जिंग के दौरान यहाँ पर एयर टैंक्स का एयर प्रेशर पूछा गया, जो कि ट्विन पाइप होने के कारण यहाँ पर 6 kg/cm² का प्रेशर यहाँ पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, इन रिलीज पोजीशंस गैप बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक्स एंड व्हील इन ICF व्हेन पिस्टन स्ट्रोक इज 40 mm। दो क्राइटेरिया यहाँ पर होती हैं। अगर पिस्टन स्ट्रोक ICF कोचेज का ध्यान रखिए, ICF के जिक्र किए गए हैं। अगर ICF के पिस्टन स्ट्रोक 32 mm जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर उस दौरान अगर बात करें रिलीज कंडीशन में ब्रेक ब्लॉक्स एवं व्हील्स के बीच के जो गैप्स जो होते हैं वो यहाँ पर 5 mm के यहाँ पर होते हैं। वहीं अगर बात करें पिस्टन स्ट्रोक का जो लिमिटेशन बढ़कर 32 से 40 mm यहाँ पर होते हैं, तो इसका भी यहाँ पर जो गैप जो है रिलीज कंडीशन में वो बढ़कर 8 से लेकर 10 mm के रेंज में यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, क्राउन क्लियरेंस ए बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन एंड बोगी फ्रेम्स ऑफ GS SPC SLR SCN VPH कोचेज। जो अलग अलग टाइप के जो कोचेज दिए गए हैं, इनमें क्राउन क्लियरेंस ए जो कि यहाँ पर एक्सल बॉक्स क्राउन एवं बोगी फ्रेम के बीच यहाँ पर होते हैं, इनका डायमेंशन कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो 43 + 0 - 3 mm यहाँ पर होते हैं। वहीं अगर बात करें AC कोचेज के यहाँ पर अगर देखें तो इस केस में क्राउन क्लियरेंस ए का जो डायमेंशन होता है वो यहाँ पर 27 + 0 - 3 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्लियरेंस बी का, क्लियरेंस बी जो होते हैं वो वर्टिकल गैप ब्लस्टर टॉप एवं बॉटम ऑफ सोल बार के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट करके यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर्स इन द सेम ICF बोगी एंड कोच रेस्पेक्टिवली इज डैश mm। यहाँ पर बोला गया कि जो मैक्सिमम परमिसिबल जो व्हील ट्रेड डायमीटर के अंतर्गत किए जाते हैं सेम ICF बोगी एवं कोचेज में रिस्पेक्टिवली वो कितने mm के होते हैं। तो कोचेज के भी यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर तो सेम बोगी सेम एक्सल के ऊपर 0.5 mm, सेम बोगी कोचेज के जो होते हैं उसमें 5 mm एवं सेम कोचेज में यहाँ पर 13 mm का यहाँ पर व्हील डाया डिफरेंस मैक्सिमम परमिसिबल होते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सेम ICF बोगी एवं कोचेज में, तो फाइंड एंड 13 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ बुलस्टर इन ICF बोगी इज कंट्रोल्ड बाय। ICF बोगी में जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो बुलस्टर्स के जो कंट्रोल किए जाते हैं वो किसके माध्यम से किए जाते हैं, तो यह यहाँ पर एंकर लिंक के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंकर लिंक की अगर बात करें तो जो ये ICF बोगी होते हैं इसमें बीच में बुलस्टर लगा होता है, बुलस्टर वाला पोर्शन, इसको लॉन्गिट्यूडनली सपोर्ट करने के लिए एंकर लिंक्स डायगोनली बेसिस पर प्रत्येक बोगी में 2 के नंबर्स में यहाँ पर लगे होते हैं। इनकी अगर बात करें लेंथ का तो इनका लेंथ 451 ± 1 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। इनको इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि जो ट्रैक्टिव एवं ब्रेकिंग फोर्स को यहाँ पर अच्छे से बियर कर सके और ब्लस्टर्स को एक लॉन्गिट्यूडनली जो पोजीशंस होते हैं उसको बनाए रखना यहाँ पर हो, इनका काम एंकर लिंक का यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स लग एंड बॉटम ऑफ सेफ्टी स्ट्रैप इज डैश। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया एक्सल बॉक्स लग एवं बॉटम ऑफ सेफ्टी स्ट्रैप के बीच पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर 40 mm नियर बाई 42 mm दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW इज कवर्ड अंडर बीच डिमांड नंबर। CNW के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो डिमांड नंबर कवर किए गए हैं वह यहाँ पर डिमांड नंबर 6 कवर किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और भी डिमांड नंबर जो रिपेयर और मेंटेनेंस के अंतर्गत कवर किए गए हैं, जिसमें अगर बात करें डिमांड नंबर 4 का, जिसमें पीवे एंड वर्क्स को शामिल किए गए हैं। इसके अलावा डिमांड नंबर 5 की अगर बात करें तो इसमें मोटी पावर को रखे गए हैं, और डिमांड नंबर 7 की अगर बात करें तो इसमें प्लांट्स एंड इक्विपमेंट को यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भी और भी डिमांड नंबर जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर बात करें, इसमें रोलिंग स्टॉक की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत डिमांड नंबर 8 को यहाँ पर रखे गए हैं। डिमांड नंबर 9 की अगर बात करें तो ट्रैफिक के लिए होते हैं, और फ्यूल के लिए यहाँ पर डिमांड नंबर 9 अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, PL नंबर ऑफ अ स्टॉक आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। स्टॉक आइटम्स के जो PL नंबर्स होते हैं वो कितने अंकों से मिलकर बने होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वो 8 डिजिट्स के होते हैं। PL नंबर जो जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट नंबर यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर 8 डिजिट्स की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल से समझे अगर कि जो 8 अंक के जो PL नंबर्स होते हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक हम नक्कल के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, जो कि यहाँ पर 3813072 और 5 यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो मेन ग्रुप्स यानी CNW से बिलोंग करते हैं। थर्ड एवं 4 डिजिट्स की अगर बात करें तो यह सब ग्रुप्स एवं 5th 6th एवं 7th की अगर बात करें तो यह आइटम नंबर्स वो यहाँ पर बताते हैं, जबकि लास्ट डिजिट जो होता है वह चेक डिजिट्स के लिए यहाँ पर होते हैं। यानी जो चेक डिजिट्स होते हैं वो PL नंबर्स 8 अंकों का सही है या गलत है, इसका यहाँ पर पता लगा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो अक्सर पूछे जाते हैं जो मेन ग्रुप्स के कोड बेसिस पर, तो 10 से लेकर 19 तक के आने वाले जो PL नंबर के जो फर्स्ट 2 डिजिट जो मेन ग्रुप्स के कोड्स होते हैं वह यहाँ पर डीजल लोको स्पेयर्स को यहाँ पर बताते हैं। 20 से लेकर 29 की अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें इलेक्ट्रिकल लोको स्पेयर को यहाँ पर बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें 30 से लेकर 39 तक का, तो इसमें CNW को इंक्लूड किए गए हैं। 40 से लेकर 49 तक को इलेक्ट्रिकल स्टोर्स को यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर 50 से लेकर 59 तक का, तो इसमें S&T स्टोर्स को शामिल किए गए हैं। 60 से लेकर 69 की अगर बात करें तो PV एंड इंजीनियरिंग को शामिल किए गए हैं। 70 से लेकर 99 की अगर बात करें तो इसमें जनरल स्टोर्स जिसमें स्टील लुब्रिकेंट्स हार्डवेयर जैसे जो ऑब्जेक्ट है इसको शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 98 जो मेन ग्रुप कोड्स है या स्क्रैप के लिए यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड टू इशू स्टॉक आइटम्स फ्रॉम स्टोर्स। स्टोर से स्टॉक आइटम्स को इशू कराने के लिए जो फॉर्म का प्रयोग किए जाते हैं वह S1313 का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो नॉन स्टॉक इंडेंट्स को जनरेट करने के लिए जो फॉर्म का प्रयोग किए जाते हैं, नॉन स्टॉक इंडेंट्स के जनरेट करने के लिए वह यहाँ पर S1302 का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर सरप्लस स्टोर्स को डिस्पोजल करने के लिए जो यहाँ पर फॉर्म यूज किए जाते हैं वह DS8 नोट का प्रयोग किए जाते हैं, जो S1539 फॉर्म नंबर का यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक वेरिफिकेशन जो कौन से फॉर्म नंबर के अंतर्गत किए जाते हैं, तो स्टॉक वेरिफिकेशन जो होते हैं वह यहाँ पर S1230 के अंतर्गत 1260 के अंतर्गत स्टॉक वेरिफिकेशन किए जाते हैं।
इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें अगर कि कौन से फॉर्म्स का प्रयोग यहाँ पर ऑफिशियल चलान या वाउचर्स को मटेरियल सप्लाईज जो कि वर्कशॉप से स्टोर्स के लिए किए जाते हैं, वर्कशॉप द्वारा स्टोर्स के लिए किए जाते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्म्स प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर इस 1531 का प्रयोग यहाँ पर होते हैं। मटेरियल सप्लाइड टू स्टोर्स बाय वर्कशॉप्स, मटेरियल सप्लाइड टू स्टोर्स बाय वर्कशॉप्स, इसके लिए इस 1531 फॉर्म्स का प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा रोलिंग स्टॉक को कंडम करने के लिए M268 का प्रयोग किए जाते हैं। किसी स्पेसिफाइड वर्क के लिए स्टॉक से जो मटेरियल इशू किए जाते हैं वो LM171 के लिए के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा इम्प्रेस्ड आइटम्स के रिकपिंग के लिए इस 1830 का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, इन पैलेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स विच डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन्स। BLC वैगन्स में एम्प्टी लोड डिवाइस के स्थान पर कौन सा डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं, तो वो यहाँ पर LSD होते हैं, लोड सेंसिंग डिवाइस, जिसका काम होता है वैगन को एम्प्टी एवं लोडेड कंडीशन में ऑटोमेटिकली सेंस करना और उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजना। अगर वो एम्प्टी कंडीशन सेंस करता है तो उस दौरान प्रेशर 2.2 kg का जाएगा। लोडेड कंडीशन सेंस करने के कंडीशंस में 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। इसमें जो डीबी प्रयोग किए जाते हैं वह C3W2 टाइप्स के होते हैं जो प्रेशर कन्वर्टर के तौर पर काम करते हैं, जो यहाँ पर सिग्नल LSD के माध्यम से लोड सेंसिंग डिवाइस के माध्यम से रिसीव होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें LSD प्लंजर्स एवं लोअर ब्रैकेट के बीच जो गैप्स होते हैं वह 16 ±1 mm के रेंज में यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें 1 LSD पर BLC बोगी के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। 2 के नंबर्स में LSD प्रत्येक BLC वैगन के अंतर्गत होते हैं। अगर यह कंडीशन अगर बोबियन एवं बोवारियन वैगन के अंतर्गत पूछा जाता है तो 1 के कंडीशन में LSD प्रत्येक बोबियन एवं बोवारियन वैगन के अंतर्गत मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर BLC वैगन फॉर रेल लेवल्स इज। रेल लेवल से जो BLC वैगन के लिए जो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइट प्लेटफॉर्म का जो होता है वह कितना mm होता है, तो यह 1009 mm यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ BLC वैगन। BLC वैगन का रेक कैरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो यह 45 वैगन्स का होता है, जो कि 1 यूनिट्स में टोटल 5 कार्स होते हैं, तो 9 यूनिट्स का फॉर्मेशन प्लस 1 ब्रेक वांस यहाँ पर रन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, क्लास A फायर कंसिस्ट ऑफ फायर इन्वॉल्विंग। क्लास A फायर्स को कंसिस्ट जो बने होते हैं वो कौन से फायर्स के कंपोनेंट से मिलकर होते हैं, तो क्लास A की यहाँ पर अगर देखें तो इसमें वुड, पेपर, प्लास्टिक्स, क्लोथ्स जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इससे लगने वाले फायर्स को क्लास A की कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो क्लास B जो होते हैं, क्लास B जिसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स, इसमें पेट्रोल डीजल को शामिल किया जाता है। क्लास C की अगर बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल्स, फेलियर फ्रॉम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स एंड वायरिंग के कारण जो यहाँ पर फायर्स होते हैं वो उसे क्लास C के अंतर्गत रखा जाता है। क्लास D की अगर बात करें तो इसमें मेटल्स को यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम जैसे जो मेटल्स होते हैं इसको यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू फॉर कॉटन और अदर टेक्सटाइल फायर्स। कॉटन और अदर टेक्सटाइल फायर्स के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर कॉटन एवं अदर टेक्सटाइल फायर के लिए तो इसमें DCP ड्राई केमिकल पाउडर जो होते हैं जो सारे क्लासेस के फायर्स के लिए एप्लीकेबल यहाँ पर होते हैं। इसका प्रयोग यहाँ पर कॉटन एवं अदर टेक्सटाइल फायर्स को
बुझाने के लिए यहाँ पर कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वह ड्राई केमिकल पाउडर्स यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। डीसीपी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग फ्लेमेबल लिक्विड्स जो क्लास बी के होते हैं अंतर्गत आते हैं, इसको बुझाने के लिए बेस्ट सूटेबल होते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड्स जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो क्लास सी यानी इलेक्ट्रिकल्स के फायर्स के अंतर्गत आने वाले जो फायर्स होते हैं इसको क्लास सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से यहाँ पर बुझाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, विच क्लास ऑफ फायर्स अकर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में किस प्रकार के फायर्स को शामिल किया जाता है, इसमें क्लास सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछेगा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास आर इशूड टू रेलवे एम्प्लॉयज़। रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए स्कूल पास का कितने नंबर में सेट इशू किए जाते हैं, तो 3 सेट्स पर ईयर्स यहाँ पर स्कूल पास के तौर पर इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया जो रखे गए हैं मिनिमम सर्विस का, वो कितना रखे गए हैं, वो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 20 ईयर्स का यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें अगर कि पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस के केस में जो ग्रुप ए एवं बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उसे 3 सेट्स पास पर ईयर दिए जाते हैं, जबकि ग्रुप सी एवं डी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इसको 2 सेट्स पर ईयर एज अ पीआरसीपी के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। कितने पीरियड के अंतर्गत जो पैटर्निटी लीव होते हैं उनको ग्रांट किए जा सकते हैं, तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड के केस में यहाँ पर पैटर्निटी लीव को ग्रांट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें पैटर्निटी लीव का तो यह मेल रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लीकेबल होते हैं और यह अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के केस में यह अप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अगर पीएल की तो यह लेस देन 1 ईयर्स ऑफ एज के चाइल्ड को एडॉप्ट करने के केस में भी यहाँ पर पीएल को सैंक्शन किए जा सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट अ रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड एट अ टाइम्स। कितने मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे रेलवे सर्वेंट को एक ही बार में यहाँ पर ग्रांट किए जा सकते हैं, वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एलएपी की अगर बात करें यहाँ पर तो 180 एलएपी एट अ टाइम यहाँ पर ग्रांट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें एलएपी का तो 30 एलएपी पर ईयर्स कर्मचारी के अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। 30 एलएपी मैक्सिमम वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम केस में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, न्यू पेंशन स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम्स। जो एनपीएस स्कीम है वह 1 जनवरी 2004 के से प्रभाव में आया था। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर बात करें तो इस केस में तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस वह यहाँ पर 10% बेसिक प्लस डीए का यहाँ पर होते हैं। वही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 40% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए ऑफ एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर पीपीएएन कंसिस्ट ऑफ डैश डिजिट्स। जो परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर जो होते हैं वह 16 डिजिट्स के होते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी ये भी पूछा जाता है, प्रान नंबर भी पूछे जाते हैं जो न्यू एम्प्लॉय जो आते हैं सर्विस में उसके लिए यहाँ पर होते हैं। प्रान नंबर यहाँ पर टोटल 12 डिजिट्स का यहाँ पर
होते हैं। प्रान नंबर की अगर बात करें तो प्रान नंबर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर्स को रिफ्लेक्ट करता है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर को अगर बात करें तो यह एम्प्लॉयज और पेंशनर सब्सक्राइबर को पेंशन संबंधी रिकॉर्ड्स एवं ट्रांजेक्शंस के लिए दिए जाने वाला एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, मैक्सिमम एक्यूमुलेशंस ऑफ एलएचएपी ड्यूरिंग इंटायर रेलवे सर्विस इज डैश। पूरे सर्विस काल के दौरान जो मैक्सिमम नंबर्स में लीव ऑन हाफ एवरेज पे एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं वो अनलिमिटेड किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलएचएपी की अगर बात की तो 20 एलएचएपी पर ईयर कर्मचारी के खाते में क्रेडिट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 7 अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स इज यूज्ड फॉर। जो अनुशासन एवं अपील नियम जो है 1968 जो प्रभाव में आया था 1 अक्टूबर 1968 को, इसके अंतर्गत जो रूल 6 जो पेनल्टीज़ को डिफाइन करता है, इसके अंतर्गत जो अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म्स आते हैं, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म 7 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा SF1 जो होते हैं वो सस्पेंशन के लिए होते हैं। SF2 की अगर बात करें तो डीम्ड सस्पेंशन, जब भी कोई कर्मचारी भूतकालिक सस्पेंशन जिसमें 48 आवर्स से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रहा हो तो इनिशियल पीरियड से सस्पेंड माना जाता है। इस प्रकार के सस्पेंशन डीम्ड सस्पेंशन के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा SF3 की अगर बात करें तो सब्सिट्यूएंट अलाउंस निर्वाह भत्ता होते हैं, कर्मचारी सस्पेंडेड कर्मचारी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा SF4 की अगर बात करें रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन निलंबन से बहाली के लिए। SF5 की अगर बात करें तो मेजर पेनाल्टीज़ के लिए होते हैं और SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा रूल 5 जो है वह सस्पेंशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, विच पेनाल्टी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डज नॉट अफेक्ट प्रमोशन। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा पेनाल्टी डिसिप्लिन एवं अपील रूल्स के अंतर्गत प्रमोशन को यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जितने भी जो माइनर पेनाल्टी जो होती हैं जिसको SF11 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें सेंस्योर, स्टॉपेज ऑफ पास PTOs, रिकवरी फ्रॉम हिज पे कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस बाय नेग्लिजियंस और द ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। यानी कोई भी कर्मचारी अगर अपने जानबूझकर या किसी प्रकार के रेलवे प्रशासन की अवहेलना करके वो किसी प्रकार की वो क्षति करता है तो उसकी रिकवरी जो उसके पेमेंट से की जाएंगे सारे कुछ यहाँ पर SF11 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इंक्रीमेंट को विदहोल्ड किया जा सकता है SF11 के अंतर्गत। ये सारे यहाँ पर किसी प्रकार से प्रमोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। वहीं अगर बात करें SF5 का मेजर पेनाल्टी का, जिसमें रिडक्शन किए जाते हैं, जिसमें पे भी रिडक्ट किए जा सकते हैं, ग्रेड या पोस्ट और सर्विसेज को यहाँ पर रिड्यूस किए जा सकते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट्स होते हैं, रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर प्रमोशन इफेक्ट नहीं करेगा, तो स्टॉपेज ऑफ पास PTO जो है वो यहाँ पर SF11 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो ऐसे जो एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पर SF5 के अंतर्गत आते हैं जो यहाँ पर प्रभावित करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, लेंथ आवर बॉडी ऑफ LHB कोच इज डैश। जो LHB कोच के जो लेंथ आवर बॉडी जो होते हैं वो कितने डायमेंशन होते हैं, तो वह 23,540 mm यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा लेंथ आवर कपलर की अगर बात करें यहाँ पर तो 24,000 mm यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा ब्रेथ की अगर बात करें ब्रेथ आवर बॉडी का तो यह 3,240 mm यहाँ पर होते हैं। जबकि अगर बात करें हाइट फ्रॉम रेल लेवल से अगर बात करें तो 4,039 mm यहाँ पर हाइट फ्रॉम रेल लेवल से LHB कोच के केस में यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बोगी सेंटर के बीच के डिस्टेंस का तो वो यहाँ पर
14,900 mm यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर फिएट बोगी का जो एलएचबी कोच में प्रयोग किए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो। इसके व्हील बेस की अगर बात करें यहाँ पर व्हील बेस का, तो यह 2560 mm होते हैं। बोगी बिर्थ की अगर बात करें बिर्थ, तो यह 3030 mm यहाँ पर होते हैं। लेंथ की अगर बात करें तो 3534 mm होते हैं। वहीं वेट ऑफ बोगी की अगर बात करें तो 6.37 टन यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के अंतर्गत जो व्हील फ्लैंज का जो थिकनेस होता है वह 29.4 mm यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल्स ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज का यहाँ पर व्हील एक्सल का यहाँ पर डायमीटर पूछा गया है, जो कि यहाँ पर 153 mm यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में कितने प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स, यो डैम्पर्स एवं लैटरल डैम्पर्स, इनके नंबर भी यहाँ पर अगर देखें टोटल यहाँ पर 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि प्रश्न के अंतर्गत यही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स के नंबर्स की अगर बात करें, प्रत्येक बोगी में 4 के नंबर्स में। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स प्रत्येक बोगी में 2 के नंबर्स में होते हैं। यो डैम्पर्स भी 2 के नंबर्स में होते हैं। लैटरल डैम्पर्स 1 के नंबर्स में होते हैं। जब आप चारों टाइप के शॉक ऑब्जर्वर के नंबर्स को ऐड करेंगे तो 9 के नंबर्स में प्रत्येक बोगी में निकल कर आएगा। अगर कोचेज भी यहाँ पर देखें तो 18 के नंबर्स में प्रत्येक कोच में यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स टोटल नंबर से मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, विच शॉक ऑब्जर्वर्स इज कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। बोगी एवं कार बॉडी के बीच जो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो यह यो डैम्पर्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 के नंबर्स में, प्रत्येक कोच में 4 के नंबर्स में यो डैम्पर्स होते हैं। इनकी प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पस होता है ताकि जो रोलिंग मोशन कोचेज के होते हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा अक्सर डैम्पर कैपेसिटी भी अलग अलग प्रकार के डैम्पर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स के डैम्पर कैपेसिटी का, तो 4250 न्यूटन यहाँ पर डैम्पर कैपेसिटी होती हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स एसी और नॉन एसी के दोनों कंडीशन में अगर देखें, एसी के केस में यहाँ पर जो होते हैं वो 3500 न्यूटन होते हैं, जबकि नॉन एसी के कंडीशन में अगर बात करें यहाँ पर तो 4050 न्यूटन यहाँ पर डैम्पर कैपेसिटी होते हैं। लैटरल डैम्पर का डैम्पर कैपेसिटी की बात करें तो 8000 न्यूटन होते हैं और यो डैम्पर्स का यहाँ पर 11000 न्यूटन यहाँ पर एज ए डैम्पर कैपेसिटी के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग एवरी डैश। जो एंटी रोल बार का जो ग्रीस होते हैं वह इनकी चेकिंग के इंटरवल्स प्रत्येक डिपो 1, डिपो 2 एवं डिपो 3 शेड्यूल्स में किए जाते हैं। जबकि अगर रिप्लेस की अगर बात करें यहाँ पर तो D3 शेड्यूल जो होते हैं इस दौरान यहाँ पर एंटी रोल बार की ग्रीस को रिप्लेस किया जाता है और D3 शेड्यूल जो होते हैं वो 180 ± 15 डेज के अंतराल पर यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर एक्सल इंड सेफ्टी डिस्क इज। एक्सल इंड सेफ्टी डिस्क का जो टॉर्क रिक्वायर्ड जो होते हैं वो कितना होते हैं, तो यह 590 न्यूटन मीटर यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ रोल लिंक इज शिफ्टेड टू वन साइड द रोल लिंक मस्ट बी रिप्लेड। अगर रोल लिंक के जो साइलेंट ब्लॉक होते हैं अगर एक तरफ शिफ्ट हो गए हो तो उसे मस्ट रूप से रिप्लेस किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, योर डैम्पर्स इज फिटेड। योर डैम्पर जो फिटेड होते हैं वह यहाँ पर अंडर फ्रेम्स
एंड बोगी फ्रेम्स के बीच यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज पर जो ब्रेक सिस्टम का जो प्रिंसिपल जो यूज किए जाते हैं वह ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं वंदे भारत की अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, 125 लीटर्स एयर टैंक्स इन एलएचबी कोचेज इज यूज्ड फॉर। एलएचबी कोचों में दो प्रकार के एयर टैंक्स होते हैं। एक 125 लीटर का होता है जो कि यहाँ पर ब्रिंगिंग पर्पस के लिए होते हैं, जबकि 75 लीटर एज ए टॉयलेट पर्पस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। प्रश्न में 125 लीटर पूछे गए थे, ब्रेकिंग पर्पस यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड ब्रेक विल बी। अगर ब्रेक इंडिकेटर का रेड शो कर रहा है तो ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में है, अगर ग्रीन शो कर रहा है तो रिलीज कंडीशन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप बेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर्स रीचेज। यहाँ पर बोला कि ब्रेक एक्सीलेटर्स जो कब यहाँ पर बेंड करना स्टॉप कर देता है, जब बीपी प्रेशर का जो एक रेंज है वो उसके बीच आ जाने पर वह बेंड करना स्टॉप कर देता है। तो यह रेंज की अगर बात करें तो 2.5 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेंज में आने पर बीपी प्रेशर का ब्रेक एक्सीलेटर जो है वो बेंड करना यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें ब्रेक एक्सीलेटर का तो यह बीपी पाइपलाइंस होते हैं और यहाँ से डायरेक्टली रूप से मेन पाइप से यह कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेकिंग किए जाते हैं तो उस दौरान यहाँ पर ब्लास्ट ऑफ एयर के फॉर्म में यहाँ पर बीपी प्रेशर ड्रॉप होते हैं और पूरी रेक के प्रत्येक कोच में एक समान रूप से ब्रेक लगाने के लिए यह फंक्शन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंजन के पास वाले जो भी कोच होंगे वो समानतः जल्दी ब्रेक लगेंगे उन कोचों से जो कोच इंजन से दूर होंगे, जिससे यहाँ पर बिल्ड डिफेक्ट जैसे जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर ब्रेक एक्सीलेटर जैसे जो डिवाइसेज है वो यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी प्रेशर टैंक्स आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी जनरेटर कार। एलएचबी जनरेटर कार के अंतर्गत कितने नंबर्स में यहाँ पर प्रेशर टैंक्स मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो प्रेशर टैंक की अगर बात करें एलएचबी जनरेटर कार के अंतर्गत तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पर 125 लीटर्स ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है, 75 लीटर्स फ्लशिंग पर्पस के लिए होते हैं, 6 लीटर जो होते हैं वो हैंड ब्रेक के लिए होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो एक जो 6 लीटर्स होते हैं वो यहाँ पर कंट्रोल रिजर्वायर के लिए यहाँ पर होते हैं। टोटल 4 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व इन डब्ल्यूएसपी। डब्ल्यूएसपी में डंप वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो डंप वाल्व जिसे एंटी स्किड वाल्व के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर जो पुराने वाले जो यहाँ पर ब्रेकिंग होते थे इसमें प्रेशर डीबी से डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर बात करें डब्ल्यूएसपी के अंतर्गत तो डीबी से आने वाले प्रेशर को डंप वाल्व्स के जरिए रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्सल पर मौजूद ब्रेक सिलेंडर पर भेजे जाते हैं। यह जो प्रेशर जो होते हैं स्पीड सेंसर के माध्यम से जो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को जो सिग्नल रिसीव होते हैं उसके बाद सिग्नल के आधार पर वह डंप वाल्व को सिग्नल भेजते हैं। ध्यान रखिए जो डंप वाल्व्स होते हैं वो 24 वोल्ट डीसी पर कार्यरत होते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो यूनिट होते हैं डब्ल्यूएसपी का वह यहाँ पर 110 वोल्ट डीसी पर कार्यरत होते हैं। जैसे यहाँ से सिग्नल रिसीव होते हैं यहाँ पर प्रेशर को रेगुलेट करने का काम फंक्शन करना यहाँ पर हो जाते हैं। डब्ल्यूएसपी जो होते हैं वह सर्विस एप्लीकेशन दौरान ही फंक्शन करते हैं, इसका आप ध्यान रखिए। और जो यहाँ पर बात करें डंप वाल्व का तो वह अप्रोक्सीमेट जो सेम स्पीड ऑल एक्सल्स के होते हैं वह मेंटेन करने का काम करते हैं, जिससे यहाँ पर जो व्हील स्किड की जो समस्या है इसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। तो ये सारे यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करके डंप वाल्व के जरिए। प्रत्येक एक्सल के लिए 1 के नंबर्स में डंप वाल्व होते हैं, जबकि प्रत्येक कोच के लिए 4 के नंबर्स में यहाँ पर डंप वाल्व का नंबर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो टू मेंटेन इक्वल स्पीड एक्सल स्पीड और टू प्रोटेक्ट व्हील फ्रॉम स्किडिंग, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर का क्या पर्पस होता है कि एक्सेल पर जो रोटेट होते हैं एक्सेल्स, इसके स्पीड को यहाँ पर कंप्यूट करके माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजना यहाँ पर स्पीड सेंसर का काम होता है। टू कंप्यूट रेवोल्यूशंस ऑफ ईच एक्सेल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द परमिसेबल ईयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील्स। सेंसर एवं फोनिक व्हील के बीच जो ईयर गैप्स जो होते हैं, इस प्रकार से फोनिक व्हील्स होते हैं और यहाँ पर स्पीड सेंसर लगे होते हैं, जिसे पल्स जनरेटर के तौर पर भी जाना जाता है। इस ईयर गैप का जो बात करें डायमेंशन का, तो 0.9 से लेकर 1.4 mm की रेंज में यहाँ पर इनके बीच ईयर गैप मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, तो फोनिक व्हील के ऊपर 3 नंबर्स में यहाँ पर बोल्ट्स स्क्रू मौजूद होते हैं यहाँ पर, जिसकी अगर बात करें बोल्ट साइज की, तो M8 मल्टीप्लाई बाई 35 होते हैं। टॉर्क वैल्यू यहाँ पर 30 न्यूटन मीटर यहाँ पर टॉर्क वैल्यू होते हैं। 80 नंबर्स में यहाँ पर 30 फोनिक व्हील के ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए इफ़ एंटी स्किड सिस्टम डज नॉट एक्चुएट द रीजन में बी। अगर यहाँ पर एंटी स्किड सिस्टम जो डंप वाल सिस्टम है, अगर वह यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होता है, इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जो फ्यूज नंबर 63 और 65 जो है वह यहाँ पर ब्लोन कर गया है, फ्यूज कर गया है, जिससे जो यहाँ पर सप्लाई जो यहाँ पर जा रहे थे प्रॉपर, वह यहाँ पर जाना बंद हो चुका है। या इसके अलावा प्रेशर स्विच जो है वो इनका सेटिंग डिस्टर्ब हो गया हो। प्रेशर स्विच जो मेनली ब्रेक जो पैनल्स होते हैं, ब्रेक कंट्रोल पैनल्स, वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ से यह एपी प्रेशर को मेजर करके WSP सिस्टम को एक्टिवेट एवं डीएक्टिवेट दोनों यहाँ पर करते हैं। अगर इनकी सेटिंग डिस्टर्ब है तो यहाँ पर प्रेशर स्विच भी यहाँ पर WSP सिस्टम को यहाँ पर एक्टिवेट करने में यहाँ पर कैपेबल नहीं हो पाएंगे। तो दोनों कोच के कारण यहाँ पर एंटी स्किड सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं इन WSP इफ माइक्रो प्रोसेसर सोज कोड 72 इट इंडिकेट्स। अगर माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले यूनिट्स के ऊपर अगर 72 कोड अगर इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 73 कोड अगर इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेस। 99 जो होता है डिस्प्ले यूनिट पर, यह होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली के लिए होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए वो कोड 95 के लिए पूछा गया, जो कि वोलाटाइल फॉल्ट्स को, जो टेम्परेरी फॉल्ट्स होते हैं, जो प्रीवियस फॉल्ट्स को पुनः लॉग हो जाते हैं गलतीपूर्वक, तो उसको यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेरी फॉल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व्स इन LHB कोचेज। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व्स में यहाँ पर जो चोक का साइज जो है, इसमें किसी प्रकार का चोक, नो चोक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछेगा लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स प्रोवाइडेड इन पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इन LHB कोचेज। LHB कोच में जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो होते हैं, इनका आइसोलेटिंग्स का जो लोकेशन है वो कहाँ पर होते हैं? वो अंडर गियर्स के मौजूद होते हैं, और अंडर गियर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इन एयर ब्रेक सिस्टम BPC बिकम्स इनवैलिड इफ द रेक इज स्टेबल्स फॉर मोर देन 10 आवर्स। अगर कोई रेक्स मोर देन 24 आवर्स से ज़्यादा किसी यहाँ पर यार्ड में अगर स्टेबल रहता है तो उसको BPC इनवैलिड माना जाते हैं। तो यहाँ पर 24 आवर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड्स 35 mm यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा कंडम की अगर बात करें तो कंडम या 7 mm पर इसको सर्विस से कंडम कर दिए जाते हैं। यहाँ पर 35 mm, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। इसके अलावा फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो ब्रेक पैड का होता है 0.35 एवं कॉन्टैक्ट एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर होते हैं। पैड की अगर टाइप की अगर बात करें तो यह नॉन एडेस्टर्स, ऑर्गेनिक एवं कंपोजिट टाइप्स के यहाँ पर ब्रेक पैड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए वो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से पूछे गए हैं। इसमें पूछे गए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड। जो ऑफिशियल राजभाषा अधिनियम 1963 जो है वो कब अमेंडेड किए गए थे?
संशोधित किए गए थे, तो यह 1967 के अंतर्गत यह अमेंडेड किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पारित किया गया था पास्ट ऑन 10 मई 1965 और यह पारित करने का जो मेन अगर बात करें तो यहाँ पर 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रयोग जारी रख सके, इसलिए यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1965 यहाँ पर लाया गया था, 1963 यहाँ पर लाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हिंदी डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो ये 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। वहीं वर्ल्ड हिंदी डे की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉल अंडर विच रीजन्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अलावा दिल्ली यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के रीजन ए के अंतर्गत यह लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 का, तो यह इफेक्ट में आया था 17 जुलाई 1976 को। टोटल इसके अंतर्गत 12 रूल्स बनाए गए हैं और इन टर्म्स ऑफ हिंदी, यूज ऑफ हिंदी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत इंडिया कंट्री को 3 रीजन्स में क्लासीफाई किए गए हैं, ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स, जिसमें तमिलनाडु पर यह एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 का, तो इनका संशोधन 1987, 2007 एवं 2011 के अंतर्गत यहाँ पर किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, फ्रॉम व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू इफेक्ट्स। जो सेक्शन 33 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का है वो कब से प्रभाव में आया है, तो यह 26 जनवरी 1965 से यह प्रभाव में आया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स शामिल है, 13 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शामिल है जिसे बाइलिंगुअल फॉर्म में यहाँ पर जारी किया जाते हैं, जिसमें हिंदी एवं इंग्लिश को यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होते हैं वो साइनिंग अथॉरिटी ऑफिस से यहाँ पर होते हैं। इस कुछ एग्जांपल की अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें यहाँ पर बात करें जनरल ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, प्रेस कॉमिक्स एवं रिलीजेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, रूल्स, लाइसेंसेज, परमिट्स, टेंडर एवं नोटिसेज, रेगुलेशंस इत्यादि जैसे जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह सेक्शन 33 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने नंबर्स में वर्तमान में भाषाओं को शामिल किए गए हैं। टोटल 22 लैंग्वेज, जिसमें एकमात्र लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज जो है वो नेपाली को इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनिशियली जो संविधान लाया गया था उस समय जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो नंबर्स थे वो केवल 14 नंबर्स में, 14 के नंबर्स में मौजूद थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के जो पहला चेयरमैन है वो बीजी खेर, बाला साहब गंगाधर खेर यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके गठन की अगर बात करें तो 7 जून 1955 को इसका गठन किए गए थे और इसको गठन करने के लिए जो यहाँ पर आर्टिकल 344 का प्रयोग यहाँ पर किए गए थे। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को यहाँ पर गठन करने के लिए आर्टिकल 344 का ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड कमेटी की अक्सर पूछा जाता है कि इनके रिकमेंडेड कमेटी के जो चेयरमैन थे वह जीवी पंत को यहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग स्टैट्यूटरी रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स। स्टैट्यूटरी रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डर्स को ट्रांसलेट करने के लिए जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ यहाँ पर है, विधि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉल अंडर ए रीजन्स। ए रीजन के अंतर्गत कौन सा यहाँ पर स्टेट फॉल्स नहीं करते हैं। जितने भी हिंदी भाषी के जो क्षेत्र है जिसमें बिहार, राजस्थान के अलावा अगर बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश जैसे जो यहाँ पर स्टेट्स है इसको यहाँ पर रीजन ए के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर चले जो रीजन ए के अंतर्गत नहीं आते हैं तो इसमें बिहार, राजस्थान,
हिमाचल प्रदेश, तीनों स्टेट्स यहाँ पर रीजन ए का हिस्सा है, जबकि वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो यह रीजन सी का यहाँ पर हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो यह यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पर सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो यहाँ पर कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं, इसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल मेंबर्स की अगर बात करें यहाँ पर 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा और 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा से आते हैं। प्रश्न में लोकसभा के लिए पूछे गए थे, तो 20 मेंबर्स इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो 1976 के अंतर्गत बनाया गया था अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत। और इनका जो मेन पर्पस था कि हिंदी के जो यूजेज है, चाहे वो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो या प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देने के लिए, सारे के लिए यहाँ पर रिव्यू करने के लिए इस प्रकार की कमेटी को बनाए जाते हैं। अगर बात करें तो टोटल सब कमेटी के नंबर्स की अगर बात करें तो टोटल 3 नंबर्स में होते हैं, जिसमें सेकंड सब कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिसेज का इंस्पेक्शन करते हैं। अगर बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन का, तो सेंट्रल होम मिनिस्टर खुद यहाँ पर इनके चेयरपर्सन होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।